दोस्तों नमस्कार। आज मैं पुनः एक बार फिर अपनी यूट्यूब क्लास में एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी श्रृंखला में जैसे कि हम डे बाय डे समय अनुसार उन चीज़ों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, उसके आगे के टॉपिक की मैं चर्चा करूँगा। उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ। वैसे मैं यूजीसी नेट 2025 का जो दिसंबर में पेपर होने वाला है तो उसकी लेकर के मैं चल रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ जो छात्र यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, या आप बीएड में हों या बीएड डीएलएड में हों, या आप जो है एमएड कर रहे हो, उन सब के लिए ये टॉपिक है। तो इसलिए मैं सबको लेकर के चलने की प्रक्रिया को यहाँ सुचारू रूप से संचालित कर रहा हूँ। दूसरा, इसमें सबसे अहम बात है कि मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर पहला यूनिट जो था आपका, उस पर मैं चर्चा कर रहा था। ये जो पहला यूनिट्स है शिक्षण अभिक्षमता, ये हर जगह जो है आपका, चाहे बीएड कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, या डीएलएड कर रहे हो, या आप जो है एजुकेशन में हैं, तो उसमें ये जो टॉपिक है वो हर जगह इसका पूछा जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हर जगह पूछा जाता है तो मैं उन चीज़ों को उसी हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो जितने भी छात्र इसको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ज़रा इसको आगे हम बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत एक आपने शब्द सुना है, अधिगम। अधिगम आज मैं एक इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर चर्चा करूँगा, क्योंकि ये अधिगम जो प्रक्रिया होती है इसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग। तो जो लर्निंग की प्रोसेस है इसको लेकर के बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, आप समझ नहीं पाते हैं कि टीचिंग और लर्निंग दोनों चीज़ें होती हैं। टीचिंग का मतलब होता है एक शिक्षण प्रक्रिया, और ये अधिगम का मतलब होता है सीखने की प्रक्रिया। लेकिन समस्या ये आती है इसमें कि ये अधिगम जो शब्द है, सामान्यतः इसका अगर हम अर्थ निकालेंगे तो ये सीखने की प्रक्रिया है। अधिगम जो होती है वो सीखने की प्रक्रिया होती है। अब जब इसमें सीखने की प्रक्रिया है तो हम आपको ये बताने वाले हैं कि अधिगम क्यों किया जाता है, अधिगम क्यों होता है, इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी क्या आवश्यकता है, वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, देखिए, अनुभव। एक शब्द आता है अनुभव। अनुभव, और उसको अनुभव जब पूर्णतया टॉप पर हो जाता है तो आती है परिपक्वता, यानी मेच्योरिटी। और इन दोनों में एक कॉमन चीज होती है, व्यवहार। ठीक है, जैसे इस चीज को समझने का प्रयास करिए। बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के मैं चलूंगा जिससे आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा कि अधिगम क्या होता है। सपोज दैट आप जैसे बीएड करे थे, तो बीएड में एक इंटर्नशिप टीचिंग होती है। तो जब टीचिंग करने कोई भी प्रशिक्षु जाता है, जैसे मान लो कक्षा 5 वालों को पढ़ा रहा है या कक्षा 6 में जा रहा है बीएड वाला, तो जब कक्षा 5 या 6 में पढ़ा रहा है तो जो पढ़ाने की जो प्रक्रिया, जब ट्रेनिंग के दौरान जब वो पहले दिन जाता है पढ़ाने के लिए, तो उसके सामने बड़ी मुश्किल समस्या होती है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, क्या पढ़ाऊँ। क्यों? कि उसका अनुभव कुछ होता नहीं, क्योंकि उसने सैद्धांतिक चीज़ों को तो पढ़ लिया है लेकिन अपने व्यवहार में उस तरीके से प्रयोग नहीं किया है कि मैं इस स्टेज पर जाके कैसे क्या करूँ। होता क्या है कि जब वो पहले दिन इस आता है इस प्लेटफॉर्म पर, तो उसके अंदर बहुत भय सा रहता है, पता नहीं क्या हो जाए, क्या पढ़ाऊंगा, क्या बताऊंगा, वगैरह वगैरह। कुल मिलाकर के तो वहाँ किसकी कमी है? अनुभव की कमी है। लेकिन जब वही टीचर दोबारा जब उस क्लास में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 4 बार में, जब वो लगातार उसमें जाएगा तो उसका क्या अनुभव बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? जैसे पहली बार गया और एक ऑब्जर्वर पीछे बैठेंगे, तो जब ऑब्जर्वर बैठेंगे हो सकता है कि जो चीज़ें वो तैयार करके आया हो पढ़ाने के लिए, हो सकता है उन चीज़ों को वो भूल जाए। क्यों? कि वो एक डर होता है, एक भय होता है कि पता नहीं मैं क्या गलत पढ़ाऊँ, अच्छा पढ़ाऊँ, खराब पढ़ाऊँ, वगैरह वगैरह। तो जो वो पीछे बैठ करके अवलोकन करेगा तो आपका अवलोकन क्या है चीज़, वो उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी। जब आप नकारात्मक तरीके से चले जाएंगे तो आपका किसकी कमी आ गई? उसमें आपके अनुभव की कमी आ गई। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जब वो धीरे धीरे, लगातार, धीरे धीरे, निरंतर आगे बढ़ेगा, डेली क्लास करेगा, डेली क्लास पढ़ाएगा, डेली जब चीज़ें करेगा, तो लगातार लगातार जब उसका चीज़ें बढ़ेंगी तो उसके क्या अनुभव बढ़ेगा।
जब अनुभव बढ़ेगा तो पहली बार उसने ऐसा पढ़ाया, फिर दूसरी बार ऐसा, फिर तीसरी बार ऐसा, तो कुल मिला के ऐसी स्थिति बन जाएगी कि उसको अनुभव आ जाएगा, पढ़ाने के तौर तरीके बिल्कुल पता चल जाएंगे किस तरीके से। और फिर जब अनुभव धीरे धीरे, जब अनुभव टॉप लेवल पर हो जाता है, कहने का मतलब व्यक्ति जीवन भर सीखता है कुछ ना कुछ, जब अनुभव आगे बढ़ जाता है तो आ जाती है व्यक्ति में क्या, मैच्योरिटी, यानी परिपक्वता, एकदम मजबूत। फिर वो मजे खिलाड़ी की तरीके से, जैसे कि अभी हम जैसे आपको पढ़ा रहे, तो ये हमारा क्या है, हमारा विगत का अनुभव रहा होगा। जब अनुभव रहा होगा तो मेरे अंदर क्या है, मैच्योरिटी, परिपक्वता आ गई कि मैं किसी तरीके से अगर बच्चों को बताऊंगा, समझाऊंगा, सिखाऊंगा, हम उनको सिखा ले जाएंगे। तो क्या है, अपने में एक आत्मविश्वास जागृत हो गया। तो वो क्या हुआ, ये सारी चीजें आपको अनुभव के माध्यम से मिलेंगी। फिर उसका इन दोनों का मकसद क्या होता है, जब आप मैच्योर हो गए हैं तो आपने क्या किया, अपने हर चीज में बदलाव कर लिया, परिवर्तन कर लिया। जैसे कि आपने व्यवहार में परिवर्तन करना, शिक्षण प्रक्रिया में या अधिगम की प्रक्रिया में ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि कभी भी कोई चीज पढ़ने के बाद अपनी चीजों में परिवर्तन करना, अपनी चीजों में बदलाव करने की जो प्रक्रिया होती है वो अधिगम के अंतर्गत आती है। तो अब हम अधिगम की परिभाषा को कैसे करेंगे। अधिगम की परिभाषा के लिए एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म बताया था, एक फॉर्मूला है के बी स्क्वायर, के बी स्क्वायर। इसको हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, के बी और बी, मतलब बी स्क्वायर था तो बी को तो दो बार लिखेंगे। के का मतलब होता है नॉलेज, नॉलेज, ठीक है। बी का मतलब होता है बिलीव, ठीक, बिलीव। और इस बी का मतलब होता है बिहेवियर। क्या होता है, बिहेवियर। नॉलेज का मतलब होता है हिंदी में इसको ज्ञान, इसको कहते हैं विश्वास, ठीक है, और इसको कहते हैं क्या, व्यवहार, ठीक है। तो इसको हम सबको एक कॉमन फैक्टर चेंज इन, क्या, इससे हम जोड़ देंगे, जैसे चेंज इन, यानी चेंज इन नॉलेज, चेंज इन बिलीव, चेंज इन बिहेवियर, इनको इससे जोड़ देंगे। जब इसको जोड़ेंगे तो इसको हम कहेंगे ज्ञान में परिवर्तन ही क्या, अधिगम। बिलीव, विश्वास में परिवर्तन ही क्या, अधिगम। विश्वास में परिवर्तन ही अधिगम है, और व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जैसा कि मैं अभी बता रहा हूं कि व्यक्ति के जीवन में कई एक चीजें आती हैं, अगर कई एक चीजों के आधार पर हम देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है ये बिहेवियर, आपका व्यवहार कैसा है, आपकी नैतिकता क्या है, आपके मूल्य क्या है। तो किस पर डिपेंड करते हैं, आपके व्यवहार पर। कहते हैं किसी भी व्यक्ति का मूल्यांकन करने के लिए हम सबसे पहले जज ये करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में चल क्या रहा है, क्या उसी पुरानी चीजों पर डिपेंड है कि कुछ चीजों में बदलाव किया। जो बदलाव की स्थिति होती है वो क्या होता है, व्यवहार। तो हम इसको अगर डिफाइन करें, इसको अगर हम परिभाषित करेंगे तो हम कहेंगे ज्ञान में परिवर्तन ही आपका क्या, अधिगम है। व्यवहार में परिवर्तन ही आपका क्या है, अधिगम है। और विश्वास में परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात आती है, कभी कभी आप ये भी कह सकते हो कि अधिगम का मतलब मैंने बताया सीखना, ठीक है ना, सामान्य भाषा। लेकिन ये सीखना और सिखाना दोनों होता है। दोनों कैसे होता है उसको जरा समझिए भाई। सीखना सिखाना का मतलब क्या हुआ, जैसे पहले कोई चीज मैंने पढ़ी, पहले तो मैंने सीखी, जब मैंने सीख करके अपनी चीजों को सीख लिया तभी तो मैं बता रहा हूं। तो जब मैंने सीखा और सीखने के बाद, समझ करने के बाद, फिर मैंने अपने व्यवहार में क्या किया, परिवर्तन करके वो चीजें आप तक पहुंचाई। जब आप तक पहुंचाई तो वो क्या हुआ, सीखना और सिखाना, ये दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। मैं सीख भी रहा हूं और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। सीखने और सिखाने की जो प्रक्रियाएं होती हैं ये निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया ही ये आती है। अब आप ये कह रहे हैं कि साहब अधिगम और शिक्षण में क्या अंतर है। केवल सिर्फ और सिर्फ बहुत चीजें कॉमन है इसमें, बहुत चीजें कॉमन ऐसी हैं कि जो है शिक्षण और अधिगम में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जो आपको मैं अभी थोड़ा सा इनिशिएट कर रहा हूँ उसको। पहला डिफरेंस क्या है कि जो क्या नाम टीचिंग होती है वो शिक्षक केंद्रित शिक्षा है, कहने का मतलब टीचर ओरिएंटेड टीचिंग है अगर वो शिक्षण है तो। और अधिगम जो है वो स्टूडेंट ओरिएंटेड है। कहने का मतलब आपने देखा होगा पहले के टाइम में होता क्या था कि जो शिक्षा थी, जो शिक्षा होती थी तो वो शिक्षक केंद्रित होती थी, लेकिन अब ये बदल करके क्या हो गई है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या हुआ, बालक के हिसाब से मुझे ट्रीट करना है।
जो बालकों के अंदर समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए ऐसा नहीं है, पहले केवल शिक्षक उन चीज़ों को थोप देता था कि नहीं ऐसे करोगे, वैसे करोगे, ये करोगे, वो करोगे, ऐसे हो जाएगा। लेकिन अब नहीं, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे बालकों की समस्या का समाधान करने के लिए बालक को खुद से हमें समझना पड़ेगा कि हम इसकी समस्या को कैसे समाधान कर पाऊँ। तो जो ये अधिगम वर्ड है, जो अधिगम जो शब्द है वो सीखने से संबंधित है। ये केवल सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट ओरिएंटेड है और वो टीचर ओरिएंटेड है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाद बाकी की कुछ चीज़ें ऐसी है जो दोनों से सेम सेम आती हैं, दोनों में इक्वल होती हैं। तो इसको हमने आपको समझा दिया कि अधिगम क्या है, अधिगम की परिभाषा क्या है, ये क्यों होता है, इसकी क्या आवश्यकता होती है, तो ये हो गया। अब आगे की जब चर्चा करेंगे तो एक वर्ड इसी में अधिगम के कंपोनेंट्स होते हैं, यानी अधिगम के कारक। आगे जब बढ़ेंगे मैं एक बार फिर बता दूं कि ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये केवल यूजीसी नेट वाले छात्र तो देख ही रहे होंगे क्योंकि ये हायर एजुकेशन की क्लास के अंतर्गत चल रहा है, लेकिन इसमें जो छात्र बीएड बीटीसी कर चुके हैं या टेट सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं वहाँ भी ये चीज़ें पूछी जाती है अधिगम के बारे में, ठीक है ना। तो अधिगम के आगे जो हम बताने जा रहे हैं 4 कंपोनेंट। पहला क्या होता है, पहला इसमें होता है उद्दीपक। पहला क्या होता है, उद्दीपक। उद्दीपक को कहते हैं स्टिमुलस, स्टिमुलस, उद्दीपक को स्टिमुलस कहते हैं। दूसरा होता है अनुक्रिया। अनुक्रिया, अनुक्रिया क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स, ठीक है, ये हो गई आपकी अनुक्रिया। आगे इसके जब चलेंगे तो एक आता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, ठीक है, इसको कहते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन, ठीक है। और इसका अंतिम जो होता है वो होता है पुनर्बलन, जिसको कहते हैं रेनफोर्समेंट। इतनी सी बात समझ में आ रही होगी सबको। अधिगम की प्रक्रिया में ये 4 मुख्य कारक होते हैं। अब हम एक एक पर चर्चा करेंगे। पहला इसमें है उद्दीपक, दूसरा है इसमें अनुक्रिया, तीसरा है अभिप्रेरणा और चौथा है पुनर्बलन। इस प्रकार की है, एक एक को समझने का प्रयास करो। उद्दीपक क्या है, सामान्य भाषा में हम लोग कह देते हैं कि उद्दीपक कोई व्यक्ति के द्वारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उद्दीपक कोई व्यक्ति हो सकता है, उद्दीपक कोई वस्तु हो सकती है, उद्दीपक कोई घटना हो सकती है। कहने का मतलब जिसके द्वारा हम कुछ चीजें सीखते हैं, जैसे कोई व्यक्ति के द्वारा, जैसे मैं एक व्यक्ति हूँ, मैं एक टीचर हूँ, आप छात्र हैं, आप हमसे सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, मैं आपके लिए व्यक्ति हो गया, बात हो गई। कुछ चीजें आपने देखा होगा कि आप उन चीजों को देख करके ही सीखते हैं। जैसे घरों में देखा होगा आपने, जैसे सबके यहाँ मम्मी होती है, पिताजी होते हैं घर में, तो जब बालक छोटा होता है, जैसे उससे कोई चीज़ें सीखने को अगर कहा जाए तो जैसे खाना बनाना है, खाना क्या आप पहले से सीखे होते, नहीं, या कोई बताता है, नहीं, आप देख करके सीख लेते हैं। तो वो क्या हो गया, वो एक चीज़ हो गई। घटना, कोई घटना हो रही है, अचानक घटना होती है, घटना का कोई टाइम टेबल तो निर्धारित होता नहीं है कि अभी मुझे ऐसी घटना हो जाएगी। वो घटना कभी भी तात्कालिक हो या कैसी भी हो, वो कहीं भी हो सकती है। तो घटना से क्या हुआ, मैंने उन चीज़ों को वहाँ देख लिया, उन चीज़ों को समझ लिया कि अगर हम गलत तरीके से चलेंगे तो मेरे साथ गलत होगा। तो क्या मैंने उससे सीख लिया। तो कहने का मतलब, उद्दीपक का मतलब ये हुआ, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई घटना हो, उससे जो हम देख करके सीखते हैं वो प्रक्रिया उद्दीपक के अंतर्गत आती है। उद्दीपक क्लियर हो गया। दूसरा है रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, अनुक्रिया। अनुक्रिया का मतलब होता है क्रिया करना, सामान्य सी बात है, क्रिया करना। क्रिया करना क्या है, जो चीजें मैंने देखी, जो चीजें मैंने समझी, जिस चीज को मैंने जाना, तो उसके बाद में मैंने क्या किया, कार्य किया, कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा। भाई अगर चीज बताइए कि जैसे किसी स्टिमुलस को देख रहे हैं आपने, किसी वस्तु को देखा और देख करके, जैसे आप मान लो एक प्रैक्टिकली भाषा में, पहले टीचर क्या होता है ना, प्रयोगशाला में जा करके पहले किसी चीज को बताता है, वो आपके लिए उद्दीपक हो गया। कहने का मतलब प्रयोगशाला में जाकर के कुछ चीज़ों को दिखा करके, बता करके, समझा करके पहले तो इतना कर देता है, तो वो उद्दीपक का काम। फिर वो बताता है कि क्रिया करो, इसमें कुछ करना पड़ेगा, आपको कुछ इधर उधर से मिलाना जुड़ाना पड़ेगा, तो वो क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है।
तो जो क्रिया करने की घटना होती है वो आपकी अनुक्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये दोनों चीजें मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी, उद्दीपक और अनुक्रिया। उद्दीपक का मतलब है जिसको हम कोई भी व्यक्ति वस्तु या कोई घटना, ठीक है ना, इस प्रकार की अगर प्रक्रिया से मुझे कुछ सीखने को मिलता है तो वो आपकी हो गई क्या, उद्दीपक, और ये आपकी हो गई अनुक्रिया। ये दोनों जो है अनिवार्य तत्व है। कैसे हैं? अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब जरूरी। कहने का तात्पर्य मेरा हुआ ये कि अगर अधिगम की प्रक्रिया में इनमें से कोई एक तत्व हटा दो, चले मान लो अनुक्रिया को हटा दो, क्रिया ही नहीं करोगे, तो क्या ये पूर्ण हो जाएगी? नहीं हो गई। ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, यानी एक के साथ दूसरा होना ही चाहिए। तो उद्दीपक और अनुक्रिया इस प्रकार के कंपोनेंट हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड हैं, जो आपके अनिवार्य है। एक के बगैर दूसरा इम्पॉसिबल है। तो दोनों को आपको रखना पड़ेगा, अनुक्रिया और आपका क्या हुआ, उद्दीपक। अब हम इस पर चर्चा करते हैं, किस पर? अभिप्रेरणा पर, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है? कहते हैं सामान्य भाषा में कि मोटिवेट करना, यानी उनको प्रेरित करना। सामान्य भाषा की बात मैं ये कहूँ कि जैसे मोटिवेशन घर से ही मिलता है बच्चों को, कि उनके जो गार्जियंस लोग होते हैं मोटिवेट तो ही करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि विद्यालय जाना, स्कूल जाना। तो ये क्या हुआ? ये मोटिवेशन हुआ। लेकिन इसको थोड़ा और अंदर जब देखेंगे तो इसमें दो प्रकार का होता है मोटिवेशन, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। इंटरनली एक्सटर्नली का मतलब एक आंतरिक भाव होता है और दूसरा आपका जो है क्या होता है, बाहरी। आंतरिक और बाहरी में क्या मतलब? जैसे आमतौर पर हम ये कह देते भाई स्कूल जाना है, क्यों? स्कूल में पढ़ाई होती है, आप वगैरह वगैरह इन चीज़ों को। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम किसी के लिए उत्तेजित करते हैं। जैसे अगर बच्चे को पढ़ने में रुचि है तो उसके लिए टीचर क्या करता है कि उसको मोटिवेट करने के लिए, उसको प्रेरित करने के लिए उसे उत्तेजित करता है कि नहीं, अगर ऐसा करोगे तो मैं आपको ये कर दूंगा, अगर ऐसा करोगे। जैसे आपने सामान्य भाषा में कहूँ कि घरों में भी एक ये चीज़ होती है कि गार्जियंस लोग कहते हैं कि हम आपको एक मोबाइल देंगे अगर आप कक्षा 10 की परीक्षा पास करोगे। तो वो पास के लिए क्या हुआ, इंटरनली मोटिव हो गया, क्या दिमाग में वो बन गया, मैप बन गया कि हाँ अगर हम इस तरीके से अच्छे नंबर लाएंगे तो हमारे पिताजी मुझे एक मोबाइल देंगे या एक घड़ी देंगे, जो भी हो। तो वो क्या हुआ, इंटरनली तो हुआ। इंटरनली जब किसी को उत्तेजित किया जाता है, उसको प्रेरित किया जाता है, तो वो जो है आपका इंटरनली हो गया। अब ये मोटिवेशन भी थोड़ा सा इसको समझ लीजिए, इसमें कुछ चीज़ें अंदर से पूछ दी जाती हैं। मोटिवेशन अभिप्रेरणा में सबसे पहले एक चीज बताइए, अभिप्रेरणा जो हमने बताई दो टाइप्स में होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इसमें अभिप्रेरणा में दो चीज होती है, एक इंटरनल, एक्सटर्नल। अभिप्रेरणा का मतलब है इसमें तीन वर्ड आते हैं, एक होता है नीड, दूसरा होता है ड्राइव। ये सीक्वेंस भी पूछ दिया जाता है इसी के अंतर्गत के, अभिप्रेरणा के अंतर्गत इन चीजों का एक सीक्वेंस पूछ दिया जाता है कि इसके सीक्वेंस क्या है। तो ये हो गया नीड, दूसरा हो गया ड्राइव, तीसरा हो गया मोटिव, और चौथा हो गया गोल। ठीक है। अगर हिंदी में कहूं तो इसको कहते हैं आवश्यकता। ड्राइव का मतलब चालक को ही हम प्ररोध कहते हैं, और प्ररोध को ही हम अंतर्नोद कहते हैं। कभी कभी होता ही है, मैं एक बात बता दूं आपको, कभी कभी इसीलिए मैं कह देता हूं कि वर्ड मीनिंग में कभी कभी हिंदी के जो शब्द आ जाते हैं, हिंदी की शब्दावलियां थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाती हैं, तो इसलिए इंग्लिश को भी थोड़ा सा कन्वर्ट कर लिया करो, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी। इसकी शब्दावली देखिए, ड्राइव का मतलब चालक को ही प्ररोध कहते हैं, प्ररोध को ही अंतर्रोध कहते हैं। ये समझ में आ गया बात? मोटिव का मतलब होता है अभिप्रेरक। ठीक है, अभिप्रेरक। और गोल का मतलब हो गया लक्ष्य। ये इसकी बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है ये सारी चीजें, ये जो है उसमें सीक्वेंस से पूछ लिया जाता है, इसका यही सीक्वेंस है, इधर का उधर नहीं करना है। पहले नीड होती है, आवश्यकता होती है, फिर उसका ड्राइव होता है, और उसके बाद मोटिव होता है, उसके बाद गोल होता है। कभी कभी इस सीक्वेंस में एक इतना ही दे देते हैं, इसको इंसेंटिव कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इंसेंटिव को हिंदी में कहते हैं प्रोत्साहन। ये भी आ जाता है कभी कभी। अगर ये ना हो
तो इस तरीके से इंसेंटिव जो होता है, प्रोत्साहन देने की प्रक्रिया, वो भी इसी के अंदर। अब ये क्या है, जरा इसको समझ। नीड, नीड का मतलब है आवश्यकता। जैसे सपोज दैट अभी कितना टाइम हो रहा है, 10 बज रहे हैं, आपको 10 बजे खाने का टाइम हो गया, भूख लग रही होगी। तो जब भूख लग रही है तो आप भूख को कैसे समाप्त करोगे, कैसे, कुछ भोजन चाहिए ना। तो जो भोजन होगा वो आपकी क्या हो गई, आवश्यकता। क्या हो गई आपकी आवश्यकता, भोजन आपकी आवश्यकता होगी। ड्राइव, ड्राइव का मतलब चालक। भूख, भूख क्या है आपकी, ये भाई जब भोजन आपकी आवश्यकता है और ड्राइव आपका क्या है, भूख आपकी है। जब आपको भोजन मिलेगा तभी तो भूख खत्म होगी, तो जो भूख है वो आपकी ड्राइव हो गई। और उसके बाद में ये जो गोल है वो आपका लक्ष्य। जब ये चीजें इंसेंटिव मिल गया, कहने का मतलब वो प्रोत्साहन मिल गया, तो आपका गोल अचीव हो गया, खाना मिल गया। अब अभिप्रेरित इसमें क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा खाने के साथ में कोई चीज इंटरनली, कोई चीज आपको देखे खाने के बाद, जैसे दाल रोटी चावल खा रहे हो और उसके साथ में कुछ मीठा, तो आप थोड़ा उसके लिए प्रेरित होंगे कि शायद इसके साथ मीठा हो जाए, तो वो जो चीज काम करेगी वो आपकी मोटिव के अंतर्गत काम करेगी। तो ये आपको नीड, ड्राइव, मोटिव और गोल, यानी इसको हम ये भी कहते हैं इंसेंटिव, प्रोत्साहन। कहने का मतलब भोजन हमारी आवश्यकता है और भूख हमारा ये इंसेंटिव हो गया, और जब हमने भूख को ग्रहण कर लिया, भोजन को, वो हमारा गोल, हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया। सिमिलरली जैसे छात्र की आवश्यकता क्या है, पढ़ाई। छात्र की आवश्यकता क्या है, पढ़ाई, पढ़ना है उसे, और उसको ये सब चीजें क्या है उसके बीच में काम कर रही है। पढ़ना किस लिए, नौकरी के लिए, और जब नौकरी मिल जाती है तो आपका गोल कंप्लीट हो गया। कहने का तात्पर्य है कि जब आप सर्विस में आ गए तो आपके उद्देश्य क्या हो गए, पूरे हो गए। तो ये इस प्रकार की प्रक्रिया आपके किसके अंतर्गत आती है, ये प्रक्रिया जो है अभिप्रेरणा के अंतर्गत आती है। मैं समझता हूँ ये मोटिवेशन वाली टॉप में वर्ड समझ में आ गया होगा, ये मैंने जो उसको डिफाइन किया है। अब अंतिम इसमें आता है क्या, पुनर्बलन। पुनर्बलन को कहते हैं रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन को इधर कर लो, थोड़ा सा यहां से कर लो, पुनर्बलन, ठीक है। पुनर्बलन, पुनर्बलन क्या है, रेनफोर्समेंट क्या है। इसको हम अगर कहें तो हम कहते हैं कि अधिगम की प्रक्रिया में कोई तत्व मिल जाने से अधिगम की गति बढ़ जाए, उसे हम कहते हैं पुनर्बलन। बात समझ में आनी। कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ है कि जो अधिगम यानी सीखने की जो प्रक्रिया चल रही है, सीखने और सिखाने की जो प्रक्रिया चल रही है, उसमें किसी तत्व के मिल जाने से अगर अधिगम की गति बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, पुनर्बलन कहते हैं। जब उसे हम पुनर्बलन कहते हैं, लेकिन पुनर्बलन 2 प्रकार का होता है। आप कहेंगे सर जी कौन कौन, तो उसको समझ लो। पहला इसमें सकारात्मक, और दूसरा नकारात्मक, ठीक है। और ये भी 2 टाइप का है, एक है प्रत्यक्ष और एक है अप्रत्यक्ष। ठीक, बात समझ में आ गई। इसको जरा ध्यान से समझना, रेनफोर्समेंट से क्वेश्चन बन जाता है। अभी हम बताएंगे क्वेश्चन किस टाइप का पूछा है। पुनर्बलन 2 टाइप का हुआ, पहले टाइप में सकारात्मक और नकारात्मक, और दूसरा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। हमने पुनर्बलन की परिभाषा जब बताई है तो मैंने बताया कि अधिगम की प्रक्रिया में जिसके मिलने से अधिगम की गति क्या हो जाए, बढ़ जाती है। अधिगम की गति बढ़ जाती है, उसे हम पुनर्बलन कहते हैं। तो आप मुझे बताइए, जैसे सकारात्मक, अब आप बताइए ये पुरस्कार है, कैसा है, और ये दंड शब्द है, ये बताइए पुरस्कार और दंड ये कैसा पुनर्बलन है। तो आप कहेंगे सर जी पुरस्कार जो है ये तो आपका जो है सकारात्मक पुनर्बलन, ठीक है ना। इसके अंदर शाबाश, बहुत अच्छे, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्या हुआ, जैसे कक्षा संचालित हो रही है, किसी शिक्षक ने छात्रों से प्रश्न पूछा, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो एकदम से खड़े हो गए, लखनऊ। तो हमने कहा वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी। तो क्या हुआ, उसको मैंने पुरस्कृत कर दिया, उसको मैंने प्रोत्साहन दे दिया। उसको जब प्रोत्साहन देने से उसकी अधिगम गति क्या बढ़ जाएगी, क्यों बढ़ जाएगी। आप आपकी बात सर पूछेंगे तो हम एकदम बताएंगे, एकदम और पूछेंगे तो हम और तैयारी करेंगे, तो उसकी अधिगम की प्रक्रिया बढ़ जाएगी। अब नकारात्मक,
नकारात्मक में यह बताइए आप, दंड नकारात्मक पुनर्वलन है कि सकारात्मक? तो आप कहेंगे कि सर दंड नकारात्मक। याद रखना, यूजीसी नेट ने 2018 की परीक्षा में पूछा था कि दंड किस प्रकार का पुनर्वलन है, और आपकी इसमें यूपी टेट में भी कई बार पूछा गया सवाल है। तो याद रखना, यहाँ गलती कभी मत करना, दंड किसी भी प्रकार का पुनर्वलन नहीं है। बात समझना, अभी हम इसको सिद्ध करेंगे कैसे, ठीक है ना। अब जब ये पुरुष का पुनर्वलन हमने बताया सकारात्मक और नकारात्मक दो टाइप का होता है। पुनर्वलन की परिभाषा ही ये है कि जिस तत्व के मिल जाने से अधिगम की गति बढ़ जाती है उसको हम पुनर्वलन कहते हैं। अब वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक। भाई ये चीज क्या होती है, ये चीज जो होती है हमें देने तो पड़ती है, देने से, ठीक है ना, देने से। भाई अगर हम ये चीज कहेंगे या पुरस्कार हम देंगे तभी ना तो ये चीजें बढ़ेंगी। तो इसी तरीके से नकारात्मक में क्या है, जिसको दूर करने से, या ऐसे कहिए जिसको हटाने से अधिगम की गति बढ़ जाए। जिसको दूर करने या जिसको हटाने से अधिगम की गति बढ़ जाए उसे हम कहते हैं क्या, नकारात्मक पुनर्वलन। कैसे, अब ये कहिए उदाहरण में इसको क्या कहेंगे, उदाहरण में क्या देंगे, तो उदाहरण में देंगे हम अप्रिय उद्दीपक। ये इसका उदाहरण है। इसको कभी कभी पूछ दिया जाएगा कि नकारात्मक जो है पुनर्वलन क्या है, तो आप कह सकते हैं अप्रिय उद्दीपक। अब अप्रिय उद्दीपक क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप कहीं जाते हैं या कुछ होता है तो जिसको हम कहते हैं कि हम इसको देखना पसंद नहीं करते हैं, कहने का मतलब इसको हटाओ, इसको दूर करो। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसको हम देखना पसंद नहीं करते, इसको रास्ते से हटाओ, ये खराब है, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरा पूरा टाइम खराब हो गया, ये चीज़ें नहीं। तो उसके हटाने से भी हमारी क्या चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, अधिगम हमारा बढ़ जाए, हमारा चीज़ें बढ़ जाएँ। तो जब बढ़ जाएंगी तो इसी को हम क्या कहेंगे, नकारात्मक पुनर्वलन कहेंगे। बात समझ में आ गई, जरा एग्जाम्पल से समझ लो। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, अभी आप पढ़ रहे हैं और जब पढ़ते पढ़ते मान लो एक तरीके से चीज़ें, मान लो सर्दी का मौसम है, ठीक है ना, सर्दी का मौसम, और आप पढ़ रहे हैं और सर्दी के मौसम में हमने क्या किया, कूलर चला दिया। जब कूलर चला देंगे सर्दी के मौसम में आपको सर्दी और लगेगी। जब और सर्दी लगेगी, क्या पढ़ने में मन लगेगा या सीखने में मन लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो क्या किया हमने, उस कूलर को बंद कर दिया, उसको मैंने हटा दिया, उसको मैंने दूर कर दिया। जब उसको हटा दिया, दूर कर दिया, तो हमारी क्या प्रोसेस सामान्य हो गई, अर्थात हम पढ़ने की प्रक्रिया मेरी सुचारू रूप से स्टार्ट हो गई। तो क्या हुआ, अप्रिय उद्दीपक। अप्रिय उद्दीपक के मतलब कि जिसको हम नहीं देखना चाहते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, उसको मैंने अवॉइड कर दिया, उसको हटा दिया। तो ये क्या हुआ, ये नकारात्मक पुनर्वलन। बात समझ में आ गई? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समझ गए। प्रत्यक्ष, जैसे मैंने पुरस्कार मैंने दिया, पुरस्कार तो प्रत्यक्ष रूप से दिया जाता है। जैसे मैंने कहा कि आप अगर पढ़ करके आगे बढ़ेंगे, हाई स्कूल पास करेंगे, तो मैं आपको क्या नाम, साइकिल दूंगा। तो ये क्या, साइकिल प्रत्यक्ष हो गई। लेकिन यहाँ पर हमने जो अप्रत्यक्ष किया है, जैसे शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मैंने कोई उससे प्रोत्साहित किया, तो ये इंटरनली ये दिखाई तो देगा नहीं। जिस जो दिखाई देता है मुझे प्रत्यक्ष रूप से, वो प्रत्यक्ष हो गया। अप्रत्यक्ष रूप का मतलब है जो दिखाई ना दे, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे, तो ये क्या हुआ, ये अप्रत्यक्ष हो गया। तो कहने का तात्पर्य ये आपका पुनर्वलन हो गया। अब पुनर्वलन में दो चीजें मैंने बताई आपको, ये तो आपके अनिवार्य तत्व है और ये आपके अनिवार्य नहीं है, ये आपके आवश्यक है। कैसे आवश्यक, जैसे ये तो एक दूसरे पर डिपेंड है। शिक्षण प्रक्रिया चलेगी, अधिगम की प्रक्रिया चलेगी, ये मिल जाए तो ठीक, न मिल जाए तब भी ठीक। जैसे ये है कि इसके मिलने से अधिगम की गति तो बढ़ रही है ना, नहीं तो सामान्यता तो चल ही रहा है ना। तो ये आवश्यक है, ये अनिवार्य है। इसके बगैर सारी चीजें अव्यवस्थित हो जाएंगी, इसके मिलने से चीजें बढ़ जाएंगी, लेकिन जो है इसके न रहने पर भी चीजें सामान्य रहेंगी। जैसे एक आपने मुहावरा पढ़ा है, सोने पर सुहागा। सोने पर सुहागा, ये पढ़ा होगा। सोने पर सुहागा का मतलब क्या है कि हम पढ़ लिख करके अच्छे मार्क ला रहे हैं। भाई पढ़ाई जैसे मैंने की, कक्षा 12 मैंने पास किया। जब कक्षा मैंने 12 पास किया तो पास में मैंने 92% नंबर लाए, तो हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे,
आराम से मैंने परीक्षा पूरी टाइम में पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के बाद जब वार्षिकोत्सव परीक्षा हुई तो उस परीक्षा में मैं 92% नंबर लाया। लेकिन उसमें हुआ ये कि केंद्र सरकार ने आपको स्कॉलरशिप कर दिया, तो वो क्या हुआ, सोने पर सुहागा। उसमें आपको 80,000 रुपये मिल गए पढ़ने के लिए। तो क्या हुआ, पढ़ाई के साथ साथ हमें चीज़ें एक्स्ट्रा मिल गई, तो वो क्या हो गया, सोने पर सुहागा। कहने का तात्पर्य मेरा ये हुआ कि ये अनिवार्य है और ये आवश्यक है। ये मिल जाएंगे तो आपकी अधिगम की प्रक्रिया अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी, और यदि नहीं होगी तो सामान्यता तो रहेगी। तो ये आपका अनिवार्य तत्व है, ये आपका आवश्यक तत्व है। तो इस प्रकार की चीज़ों को देख करके मैं समझता हूँ कि ये अधिगम का जो प्रक्रिया है अभी यहीं तक मैं इनको रख रहा हूँ। आगे की क्लास में मैं बताऊँगा अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के कई एक सिद्धांत होते हैं, उनको पढ़ना है। उसके साथ ही साथ और भी चीज़ें हैं अधिगम को लेकर के, वो मैं बताऊंगा आगे की क्लास में। और मैं एक बार फिर बता दूं, जो चीज़ें इसमें नहीं समझ में आई, देखिए मैं एक बात अपनी भी बता देता हूं बीच में, क्योंकि आप लोग ये कहते होंगे कि सर पढ़ाते चले जा रहे, हमें नहीं समझ में आ रहा कोई। देखिए कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी चीज़ हो, अगर सबसे पहले आने से वो, देखिए अनुभव के आधार पर, मैंने पहले भी कहा है कि जितना जिसका अनुभव होगा वो बताएगा, लेकिन फिर भी उसमें कोई ना कहीं कमियां होती हैं। कोई ना कोई कमी तो, हर कोई संपूर्ण नहीं हो सकता है। मैं भी अपने को कहता हूं कि मैं कोई ज्ञाता नहीं हूं, मैं कोई इस तरीके का विद्वान नहीं हूं, लेकिन हाँ जो मैंने चीज़ों को सीखा ईमानदारी से, सत्यता से, जिन चीज़ों को जाना, जिन चीज़ों को मैंने परखा, जिन चीज़ों को मैंने समझा, उन चीज़ों को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। फिर भी उसमें कोई अगर त्रुटियां हों, कोई गलती हो, तो मैं, देखिए टीचर का मानवीय गुण, कुछ टीचर ऐसा होता है कि जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करेंगे, ईगो रहता है उनके अंदर। मेरे अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मेरे विचारों से, अगर मेरी इन सारी चीज़ों से आप असंतुष्ट हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हाँ, मैं इतना जरूर करूँगा कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद जो लगे आपको कि सर इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, थोड़ा और सीखने की ज़रूरत, तो आप कमेंट में दे सकते हैं कि सर ये चीज़ थोड़ी सी आपकी ऐसी रही जो नहीं होना चाहिए, तो मैं उसमें सुधार करूँगा। देखिए मैंने पहले भी कहा है और अब फिर कहता हूँ कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया ही क्या है, हमारी शिक्षा है। अधिगम क्या है, ये भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, ये भी एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना और सिखाना ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जो व्यक्ति, जो भी टीचर हो या स्टूडेंट हो, निरंतर इस पर अभ्यास करता है, निरंतर पढ़ता है, निरंतर लगातार लगा रहता है, वो हमेशा उसमें कमियां भी आती, उन कमियों का सुधार करता रहता, सुधार करता रहता, सुधार करता रहता। ये प्रक्रिया है जो है हमेशा हमेशा चलती रहती है। तो अगर आपको इसमें लगा हो कि इसमें आपका सर ये थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, तो मुझे नो डाउट कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। शिक्षक का मानवीय गुण वही होता है और शिक्षक महत्वपूर्ण वही होता है जो अपनी कमियों को डे बाई डे सुधार करता जाए। तो इसलिए आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। आई होप, मैं ये आशा करता हूँ कि आप इस चीज़ को देखना, और कोई अगर आपको लगे कि इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत है तो मैं इसको आगे की वीडियो में फिर मैं इस आगे टॉपिक पर चर्चा कर लूँगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।